जी IAS स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। चार डिफरेंट वर्ड्स को डिस्कस किया गया है यहाँ पर इस डेफिनेशन में, यानी डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। IAS 20 में एक डेफिनेशन कल भी हमने डिस्कस की थी, इसको एक दफ़ा फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बड़े सिंपल वर्ड्स में ले रहा हूँ मैं, उस तरह वर्डिंग आप पढ़ लोगे बुक से। एक होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्टली टू सम पर्सन, टू द बिजनेसमैन। उसको आप नाम देते हो गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट हमने कल भी डिस्कस किया था। इट इज एन अमाउंट विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट एज एन एड और ग्रांट टू पीपल on based on certain conditions. This is known as government grant. सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है, सब सही अब है, सही आ रही है। जी, जिसको नहीं आ रही उसका अपना कोई माइक का मसला होगा, चेक करें। सर अब ओके ओके। सो थर्ड आ जाता है हमारे पास फॉरगिवेबल लोन। ये सबकी एग्जांपल थोड़ी थोड़ी आगे जाके मैं करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस कर लें। फॉरगिवेबल लोन, ऐसा लोन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को, ऑन सर्टेन कंडीशंस। इफ द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड द लोन विल बी फॉरगिवेबल लोन। यानी सपोज कंपनी को आप लोन देते हैं जी, आप कहते हैं जी एनवायरनमेंट पे आपने काम करना है और 3 साल में एनवायरनमेंट का लेवल रिड्यूस करना है अगर, और उसके लिए वो लोन देते हैं। अब अगर वो 3 साल में उसको रिड्यूस कर देते हैं तो ये लोन हमें वापस करने की जरूरत नहीं है। दिस लोन इज नोन एज फॉरगिवेबल लोन। और फोर्थ आता है लो इंटरेस्ट लोन। दिस इज वेरी सिंपल, लो इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट लोन। ऐसे लोन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को, उस रेट से जो नॉर्मल मार्केट रेट से कम है। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है यूथ के नाम से, तो उसमें गवर्नमेंट जो रेट दे रही है वो 3%, 4%, 5%, अप टू 5% है, जो कि सिग्निफिकेंटली लो है मार्केट रेट से। दिस इज नॉन एज लो इंटरेस्ट रेट लोन, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी अगेन स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी और उसके मुताबिक हम लेके चलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो हमारा पूरा स्टैंडर्ड इस पर बेस करता है, दैट इज नॉन एज गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। तो ये नोट्स इसी तरह आपने बनाने हैं जिस तरह मैं आपके सामने लिख रहा हूं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। IAS 20 ने गवर्नमेंट ग्रांट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज नोन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, यानी ऐसी ग्रांट जो एसेट के लिए, स्पेसिफिक एसेट को के लिए दी जाए। जैसे कोई मशीनरी खरीद रही है, उस मशीनरी को खरीदने के लिए गवर्नमेंट कुछ परसेंट जो है वो ग्रांट्स दे देती है। दिस इज नॉन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। और ऑब्वियसली जितनी देर एसेट का बेनिफिट मिलेगा उतनी देर हम ग्रांट को भी रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। सेकंड होता है ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस।
टू एक्सपेंसेस। अब यहां गवर्नमेंट ग्रांट देती है इन ऑर्डर टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। जैसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ये अनाउंस करेगी कि आप ये मशीन्स लाओ, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका 50% और 60% हम आपको हर साल गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर पे करेंगे अप टू एनी ईयर्स, जो भी 4 to 5 years। दिस इज नॉन एज ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अब इसमें जो एसेट है वो आप खुद खरीद रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस जो है उसके अगेंस्ट हमें कुछ कंपनसेशन मिल रही है, एंड दैट इज नॉन एज ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका फुलफिल करना जरूरी है। गवर्नमेंट उस एरिया को प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक एरिया को प्रमोट करने के लिए जो है ग्रांट देती है। ठीक है, अब हम एक एक ग्रांट को डिस्कस करेंगे, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स और ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले मैं आऊंगा ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस को पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। एक कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगा फिर मैं एसेट को यूज कर सकता हूं। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आता है तो इसमें सब्सिडी हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में आएगा? दैट इज असिस्टेंस। ओके सर। ठीक है, जो ग्रांट तो वो है ना जो कैश की फॉर्म में आपको मिल रही है बकायदा। जी मतलब मैं एक्सपेंस करता हूं 50,000 का, उसमें 30,000 गवर्नमेंट मुझे रिफंड कर देती है, दैट इज ग्रांट। ठीक हो गया? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, देखो चाहे ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस हो या एसेट्स हो, इसमें दो मेथड होते हैं इसको डील करने के। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी तरफ सब में आता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। There are two accounting treatments. There are two methods of accounting treatment. First is known as gross method. जी, कॉपी साथ रखिएगा, मैंने कुछ लिखवाना है आप लोगों को। कॉपी साथ रखें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिखिएगा। इन दिस मेथड government grant shall be recognized as deferred income and shall be transferred। सर ये एक दफा शुरू से अगर रिपीट कर दे काइंडली। जी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इन दिस मेथड गवर्नमेंट ग्रांट shall be recorded या recognized as deferred income, and shall be credited to profit and loss over the period to which specific expenses are incurred, to which specific expenses are incurred। ये जो आखिरी वर्ड्स बोले हैं मैंने, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा कि आपको जो ग्रांट मिल रही है वो एक्सपेंस के लिए है, तो जब आप एक्सपेंस इनकर करोगे तो उसके अगेंस्ट साथ साथ आप इसको ओवर द पीरियड आप ट्रांसफर करते जाओगे एज एन इनकम। यानी एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होगा, इनकम सेपरेट रिकॉर्ड हो रही है। दिस वन इज नॉन एज ग्रॉस मेथड
मैं जरा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं इस पूरी सिचुएशन को। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज एबीसी कंपनी received rupees 200,000 as grant, government grant on 1st January 2019. To compensate training cost for 2 years, यानी बेसिकली ट्रेनिंग कॉस्ट आपको मिल रही है, आपने करनी है इनकर, और उस कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए आपने 200,000 एडवांस में रिसीव कर लिया गवर्नमेंट से एज ए ग्रांट। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में आगे वो लिखता है फॉर द ईयर एंड डेट June 30, 2019, training cost incurred $75,000, and 30th June 2020 training cost was incurred 150,000। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेटा बनाया। फिर देखिएगा एबीसी कंपनी ने 200,000 जो है वो रिसीव किए एज अ गवर्नमेंट ग्रांट 1 जनवरी 2019 को, टू कंपनसेट ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर 2 years। यानी ये 2 years जो है वो यहां से काउंट होंगे, 1 जनवरी 2019 यानी पूरा 19 और होल ईयर ऑफ 2020 जितनी भी ट्रेनिंग कॉस्ट कंपनी इनकर करेगी उसके अगेंस्ट 200,000 की कंपनसेशन मिल रही है। सो दिस कंपनसेटेड अमाउंट इज रिलेटेड टू 2 years। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून को, तो पहले 6 मंथ में, ये 6 मंथ बन रहे हैं, पहले 6 मंथ्स में ट्रेनिंग कॉस्ट हुई इनकर हमारी 75,000, और सेकंड ईयर में जो कि ये 2019 लिख दिया, ये 2020 है, पूरा साल जो है 2020 में हमारी कॉस्ट इनकर हुई 150,000। सो अब मैं देखता हूं कि हाउ दीज अमाउंट्स या हाउ गवर्नमेंट ग्रांट shall be recognized in books। अच्छा, इसकी मैं कंप्लीट आपको समझाने लगा हूं, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करने लगा हूं। पहले जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे, फिर एंट्रीज एग्जामिनर नहीं मांगता क्योंकि एंट्रीज इसकी बहुत सिंपल हैं, लेकिन ज्यादा एक्सट्रैक्ट की तरफ जाता है। लेकिन पहले स्टेप पे हम जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं ग्रॉस मेथड में। देखो, जिस दिन आपको ग्रांट मिलेगी, मैंने वर्डिंग क्या लिखवाई थी उसको फॉलो कीजिएगा। द अमाउंट रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड इन बुक्स एज डेफर्ड इनकम। यानी ये अभी आपने इनकम नहीं बनानी, ये डेफर्ड इनकम है। डेफर्ड इनकम इज अ लायबिलिटी, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर नहीं करोगे ये रकम वापस करनी पड़ेगी आपको। जब तक ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगी गवर्नमेंट ग्रांट आपकी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो लिहाजा 1 जनवरी 2019 को जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट आप रिसीव कर रहे हो, आप जर्नल एंट्री पास करोगे कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। डेफर्ड इनकम क्रेडिट, आपने 200,000 रिसीव कर लिया, ये पहली एंट्री होगी। अच्छा, अब मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है,
30 जून 2019 को, पहला अकाउंटिंग ईयर 30 जून 2019 को। अब इस 6 महीनों में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक आपने 75,000 की ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर की। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 जून को इनकर हुई है, 30 जून तक इनकर हुई है। हो सकता है कि आपने 10 दफा पे की हो, लेकिन हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे पहले कॉस्ट की। ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट हो जाएगी जो आपने पे की है। अब पे की है, पेएबल है, वॉट एवर इट विल बी, आप इसको कैश क्रेडिट कर दो, डजेंट मैटर। पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हो 75,000। अच्छा, अब जरा देखिएगा, चूंकि अब आपने कॉस्ट इनकर कर ली, कितने महीनों की कॉस्ट इनकर की? 6 मंथ की। तो 6 मंथ की जो ग्रांट है वो मेरी इनकम बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर इसमें जो 75,000 है सर, वो तो मतलब हम लोग हमारी वो ये जो हमारे पास ट्रेनिंग कॉस्ट है सर, ये तो पूरे साल की है ना, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई होगी। जी जी। सर ये ये तो हम लोग मैंने ये जो डाटा में ली है, ऑब्वियसली ये मैंने 6 मंथ की ली है, ये मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, इट्स रिलेटेड टू 6 मंथ्स। ओके सर, फिर ठीक है। ठीक है। तो अगर साल की दी हो तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे ना, अगर वैसे दी हो पूरे साल की। सर जी तो सर वो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा बता दें आप, हाउ हाउ गवर्नमेंट ग्रांट आर रिकॉग्नाइज्ड सर। क्या दोबारा बता दूं बच्चे? सर हाउ गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, सर इससे आगे दोबारा बता दें। ओके, देखो मैंने इससे पहले जो पैराग्राफ लिखवाया था वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। ग्रॉस मेथड में मैंने लिखवाया था कि इन दिस मेथड द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम। ठीक है, और उसकी रीजन भी मैं बता देता हूं। देखो, मैंने उस वर्डिंग के मुताबिक जिस दिन मैंने ग्रांट रिसीव की, 1 जनवरी 2019 को मैंने ग्रांट रिसीव की, मैंने उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। नाउ दिस डेफर्ड इनकम इज अ लाइबिलिटी राइट नाउ, it is a liability. Why it is a liability? Because the grant is received from the government on certain conditions, and the condition is that the company has to incur the training cost. So it means if the company will not incur the training cost, the grant has to have to be refunded to the government. हमें ये वापस करनी पड़ेगी। ये जब तक मेरी इनकम नहीं बनेगी, जब तक कि मैं उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, राइट? इसलिए 1 जनवरी को मैंने इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। ओके, अब अगले 6 मंथ के बाद मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, और इन 6 मंथ में मैंने जो ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर की वो 75 है, जो नॉर्मल एंट्री आप करते हो, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री वही है। अच्छा, अब जैसे ही 6 मंथ गुजरे, सो कैन यू टेल मी, डू यू एग्री विथ मी कि 6 महीने की कंडीशन फुलफिल हो गई? ठीक है ना, क्योंकि 6 मंथ की ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 मंथ की कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट? तो अब मुझे 6 मंथ की इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करना है। उसी वर्डिंग को आगे लेके जाइएगा जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोली थी, मैं दोबारा से उस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं जो मैंने लिखवाई थी कि इन दिस मेथड द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम and credited to profit and loss on the basis of यानी आप सिंपल ये कह लो कि when the condition is met। अब मैंने वर्ड जरा आसान कर दिया, यानी जब एक्सपेंस इनकर हुआ तो मैं उस ग्रांट को रिकॉर्ड कर लूंगा एज एन इनकम। तो जब मैं इनकम रिकॉर्ड करता हूं तो देयर विल बी डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये कम हो जाएगी, तो मैं डेफर्ड इनकम को डेबिट कर देता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस को, जिसको एसओसीआई भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूंगा, लेकिन सारी अमाउंट नहीं करूंगा। बताइए कितनी अमाउंट करनी चाहिए मुझे, कैसे कैलकुलेट करूं? 75 सर 50,000। देखो, इसका तरीका ये है कि ये 200,000 की जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये कितने पीरियड की है? 12 months। 12 मंथ्स या 24 मंथ्स?
2 years 24 months sir, 2 years. यस, ये देखो 2 years, ये 24 मंथ की है। इस 24 मंथ में 6 मंथ अभी मैं amortize कर सकता हूं, इसको amortization भी कहते हैं। मल्टीप्लाई 6 by 24, यानी इट मींस कि 200,000 into 6 by 24 कीजिएगा तो ये 50,000 की गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मेरी इनकम बन जाएगी। लेकिन अभी याद रखिएगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको रिसीव हुई थी वो सारी इनकम नहीं हो सकती। उतनी इनकम होगी जितनी कंडीशन फुलफिल हुई है, यानी एज द एक्सपेंस इनकर्ड, जितना पीरियड का एक्सपेंस है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस मैटर नहीं करती। आपने ये नहीं देखना एक्सपेंस कितना हुआ है, जरूरी नहीं है कि सारा एक्सपेंस आपको ग्रांट मिल जाए। 100% ग्रांट जरूरी नहीं होती। तो गवर्नमेंट जो ग्रांट पे कर रही है उस पीरियड से रिलेटेड है, जितने भी एक्सपेंस किए उसके अगेंस्ट आप उस पीरियड के इनकम को क्रेडिट कर दोगे। ये 1 साल की एंट्रीज मैंने मुकम्मल की। अब इस साल के एंड पे मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूं पहले साल का। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये कौन से साल का है जी? अब यानी फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2019। जब मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो बताइएगा कौन कौन सी अमाउंट यहां आएगी। सर एक्सपेंस और इनकम जो रिकॉर्ड किए, एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, वो एज एन एक्सपेंस आएगी। ट्रेनिंग कॉस्ट हाउ मच? 75,000, और इसको हम माइनस में शो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है। और फिर इनकम में आप लिखोगे गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो एमोर्टाइज की है। ये वाली गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेनी डेफर्ड इनकम, बल्कि ये वो गवर्नमेंट ग्रांट लेनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रही है 50,000। अब ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है इस एक्सट्रैक्ट में कि 75,000 कॉस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट मुझे कंपनसेशन दे रही है 50,000 रुपीस की। दिस इज अ ग्रॉस मेथड जिसके अंदर दोनों अमाउंट हमारी सेपरेटली शो हो रही है। इसी तरह आगे चलिएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th June 2019। तो बताइए क्या चीज आएगी यहां पर? सर लायबिलिटी जो डेफर्ड इनकम। लायबिलिटी, गुड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जरा सोच के बताइएगा कि करंट लायबिलिटी आएगी या नॉन करंट लायबिलिटी आएगी? करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी। सर दोनों है। सर दोनों। जिसने दोनों कहा है बिल्कुल ठीक है। देखो पहली बात तो ये है, पहले मुझे इस चीज का आंसर दीजिएगा। मेरे साथ साथ जरा आप रहेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं बार बार क्वेश्चन करता हूं इसीलिए कि ताकि अंडरस्टैंड कर लो। मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये किया आपसे जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में क्या शो होगा। आपने कहा कि लाइबिलिटी, गुड। अब मुझे बताइएगा कि लाइबिलिटी कितने मंथ की है? सर ये 18 महीने की है। गुड, 18 मंथ। अब इसमें से जो नेक्स्ट 12 मंथ्स हैं वो करंट लाइबिलिटी होगी क्योंकि वो अगले 12 महीने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं वो नॉन करंट होगी। इसलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है मैंने। इसकी दो हेडिंग्स आएंगी। पहले हेडिंग लीजिएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि एनी लाइबिलिटी विच इज पेएबल इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और उससे ज्यादा एरिया टाइम जो होगा वो नॉन करंट हो जाएगी। तो इधर मैं लिखूंगा गवर्नमेंट ग्रांट, और इसको अमोर्टाइज डेफर्ड इनकम भी लिख सकते हो। इसको आप लिखो डेफर्ड इनकम, लेकिन इसके साथ आप लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट। तो बताइए नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 6 मंथ की। 6 मंथ की जो लाइबिलिटी है वो 50,000 ही बनती है। और फिर करंट लाइबिलिटी की हेडिंग दोगे। सर नॉन करंट की 12 मंथ की नहीं बनेगी? नहीं,
12 मंथ तो नहीं, देखो आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2019 को। अगला साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2020 को। तो अप टू 30 जून 2020 जो होगी वो करंट होगी, और जो उससे आगे होगी वो नॉन करंट है। तो अगले 12 मंथ जो है वो करंट है, और फिर जो रिमेनिंग 6 मंथ बचते हैं वो नॉन करंट हो जाएंगे। यहां पर भी आप यही लिखोगे, डेफर्ड इनकम सेम, और गवर्नमेंट ग्रांट, और ये अमाउंट आएगी पूरे साल की 100,000। तो देख लो आपकी लाइबिलिटी 150,000 ही है, लाइबिलिटी कम नहीं हुई। 200,000 थी लाइबिलिटी, जिसमें 50,000 आपकी इनकम बन चुकी है, बाकी रह गई 150,000। अब इस 150,000 को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट किया, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ये एक साल का अकाउंटिंग, एक साल की सारी ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने रखा ग्रॉस मेथड में। टेल मी इसमें कोई मसला आया हो तो मुझसे डिस्कस करो। नो सर, क्लियर है पूरा। ओके जी, अब इसी को कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये मैं रेज करूंगा ये पोर्शन। अच्छा, अगले साल अब मुझे ग्रांट तो कोई नहीं मिल रही ना, ग्रांट तो ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं मैं। अब अगले अकाउंटिंग ईयर में साल का एंड होगा 30 जून 2021, सॉरी 2020। बताइए 2020 में क्या एंट्री पास करूं? 30 जून 2020 में आपकी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी हुई है? 150,000। वही 3 एंट्री पहले की थी, अब ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। ये 2 एंट्री सेम कॉपी करोगे, ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट करोगे और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। कितनी ट्रेनिंग कॉस्ट आपने इनकर की? 150,000। अच्छा, अब साथ ही अब डेफर्ड इनकम को अमोर्टाइज कर दो, तो डेफर्ड इनकम डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। बताइए आप कितनी अमाउंट अमोर्टाइज होगी? 100,000। 100,000, यानी अगले पूरे साल की। क्योंकि ये जो 150,000 अमाउंट है ये 1.5 ईयर्स की है, तो पूरे साल की अब मैंने अमोर्टाइज करनी है। पहले पूरे साल की अमोर्टाइज क्यों नहीं की? क्योंकि 1 जनवरी को ग्रांट रिलीव मिल रही है। 1 जनवरी से 30 जून 2019 6 मंथ बनते हैं। यहां पर 30 जून 2019 से 30 जून 2020 पूरा साल बनता है। ठीक है जी, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद जरा एक्सट्रैक्ट की तरफ आइएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई। जी, एसओसीआई में वही 2 चीजें आएंगी। ये मैं जो एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं वो अप टू 30 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो बताइए ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी लिखूंगा इसमें? 150,000। 150,000, और ये हम माइनस में लिख देते हैं। और इसके अलावा क्या आएगा? गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट। और कितनी अमाउंट आएगी जी? 150,000। 100,000। जी, और ये प्लस में आएगी। अब आइएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओएफपी ऑफ एसओएफपी एज एट 30 जून 2020। यहां पर क्या चीज आनी है? सेम उसी तरह लाइबिलिटी। अब बताओ कि लाइबिलिटी जो इस साल आनी है वो करंट होगी या नॉन करंट? करंट नॉन लायबिलिटी। करंट। यस, अब करंट लाइबिलिटी, अब नॉन करंट नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 6 मंथ की लाइबिलिटी है जो अगले साल की है। तो अब आप हेडिंग दोगे करंट लाइबिलिटी, हेडिंग में लाइबिलिटीज का वर्ड हम पूरा लिख देते हैं, और यहां लिखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट। और ये कितनी आएगी अमाउंट जी? 50,000। 50,000।
सर ये उस साल- लाइबिलिटी वाला पॉइंट समझा दें। लाइबिलिटी का क्या पॉइंट समझा दूं यार, क्या पूछना चाह रहे? करंट नॉन करंट किस तरह हो रहा है? सिंपल लॉजिक ये होता है, करंट लाइबिलिटी जो अगले 12 महीने की हो वो करंट है, बाकी सारी की सारी नॉन करंट है। पहला साल जब खत्म हुआ, आपको अगर मैं इस तरह एक बना दूं, ये 1 जनवरी 2019 को ग्रांट रिसीव हुई, गवर्नमेंट ग्रांट, और ये खत्म कब होगी, यानी इसके पूरे 2 साल के लिए मिली है। इसके 2 साल पूरे करते हैं तो 31 दिसंबर 2020 बनेगी। मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक कितने पीरियड बनता है, पहले ये बताइए। एग्रीड? 1.5 ईयर। इसका मतलब है कि इस डेट को लाइबिलिटी जो आ रही है वो 1.5 ईयर्स की है। इसमें से जो अगली साल की लाइबिलिटी है अप टू 30 जून 2020, यानी इसमें से जो 1 ईयर है वो करंट लाइबिलिटी होगी, और जो ये 6 मंथ हैं ये नॉन करंट लाइबिलिटी, 6 मंथ। ठीक है, ये मैं 30 जून 2019 की बात बता रहा हूं। जब आओगे 30 जून 2020 के अकाउंट बनाओगे तो 30 जून 2020 को आपकी लाइबिलिटी कितने पीरियड की है, यहां से काउंट करो 0.5 ईयर, 6 मंथ की, और ये सारा अगला साल है, तो लिहाजा ये करंट लाइबिलिटी होगी, इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी का पोर्शन नहीं होगा। एक दफा फिर ये लाइन रिपीट करूंगा, हर वो अमाउंट लाइबिलिटी की जो अगले साल से रिलेट करती है वो करंट है, और जो उससे आगे का पोर्शन है वो नॉन करंट होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? सही है सर, ठीक सर। अच्छा जी, अब इसी को मैं ले रहा हूं सेकंड मेथड से, विच इज नॉन एज नेट मेथड। इसके बाद हम लेंगे नेट मेथड। लिखिएगा एक लाइन नेट मेथड में, नंबर 2 लिख लीजिएगा यहां नेट मेथड। लिखिए जी, इन दिस मेथड government grant received shall be credited to deferred income। बिल्कुल सेम वही वर्डिंग लिखवाई अभी मैंने, shall be credited to deferred income and subsequently it shall be subtracted from या deducted from relevant expense in profit and loss account, in profit and loss account। ठीक है जी, ये वर्डिंग को और पिछली सर लास्ट लाइन रिपीट कर दें। लास्ट लाइन मैंने लिखा है एंड शैल बी एंड सब्सिक्वेंटली शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम relevant expense in profit and loss। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस होगी, और याद रखिएगा ये जो चूंकि एक्सपेंस में से क्यों माइनस हो रही है कि गवर्नमेंट ग्रांट ये रिलेट कर रही है एक्सपेंस से। ठीक है जी, अब इसी ये एग्जांपल तो अब मुझे याद है, बल्कि वो हुई भी हुई है सॉल्व, इसको मैं रेस कर देता हूं। फर्क क्या आएगा, पहला साल, पहला अकाउंटिंग ईयर, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रहे हो उस दिन कोई फर्क नहीं है, उस दिन वही एंट्री होगी
1 जनवरी 2019 को जिस दिन ग्रांट रिसीव करोगे, आप, मैंने क्या बोला वर्डिंग में, नेट मेथड में, द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम। तो पहले तो कैश डेबिट करो और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दो। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है जो अभी मैंने एंट्री पास की, 200,000 ग्रॉस मेथड में आइएगा और कंपैरिजन कीजिएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ये देखिए 200,000, ठीक है। अब आइएगा 30 जून को। 30 जून को आपने अप टू 30 जून 6 मंथ में जो ट्रेनिंग कॉस्ट पे की है 75,000, पहले इसको रिकॉर्ड कर लो। ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट 75,000। देख लो अभी तक कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब दूसरी लाइन जो है वो अब यूज करूंगा। ग्रॉस मेथड में हमने पढ़ा था, एंड दी ग्रॉस मेथड में जो हमारी वर्डिंग थी उसके मुताबिक ये था, एंड गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द एक्सपेंस इनकर्ड ओवर द पीरियड। ठीक है, यहां पर वर्डिंग क्या है कि द गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी क्रेडिटेड टू द रेलिवेंट एक्सपेंस, यानी जो सा एक्सपेंस आपका इनकर हुआ है उसी एक्सपेंस में से माइनस करनी है। यानी अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं डेफर्ड इनकम को तो डेबिट करूंगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, 6 मंथ की लायबिलिटी कम हो रही है, मैं डेफर्ड इनकम को डेबिट करूंगा, लेकिन क्रेडिट करूंगा ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी उसी एक्सपेंस में से मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, कम कर दूंगा एक्सपेंस। इसको नेट मेथड कहते ही इसलिए है कि एक्सपेंस को नेट कर रहा है, यानी उसी एक्सपेंस में से उसकी इनकम को मैं माइनस कर रहा हूं, और ये अमाउंट वही आएंगी जो कैलकुलेट हुई हुई है 50,000। दोनों के अंदर जो डिफरेंस आपको नजर आया वो सिर्फ इस एंट्री का है, दिस और दिस वन, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, एसओसी आएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसी आएगा एज एट for the year ended 30th June 2019। तो हमने पहले क्या शो किया था, ट्रेनिंग कॉस्ट शो की थी और गवर्नमेंट ग्रांट शो की थी, लेकिन अब चूंकि नेट मेथड है गवर्नमेंट ग्रांट आपको नजर ही नहीं आएगी, आप ट्रेनिंग कॉस्ट लिखोगे। अब ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी आएगी जी बताइए आप लोग? 25। यस, 25। यानी एक्चुअली इसको बेशक यहां वर्किंग शो करो, 75 की ट्रेनिंग कॉस्ट थी, लेकिन 50,000 की जो ग्रांट है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गई, नेट हो गई, नेट ऑफ हो गई, बाकी 25,000 की जो अमाउंट है वो शो होगी एज एन एक्सपेंस। इसमें सिर्फ एक अमाउंट आएगी और दूसरी अमाउंट कोई नहीं आएगी, वो इसमें से माइनस हो जाती है। अच्छा, जहां तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक है, इसमें कोई फर्क नहीं आना। बिकॉज क्यों नहीं फर्क आना भाई, वो तो डेफर्ड लाइबिलिटी तो अब भी रिकॉर्ड हो रही है ना, ये देख लो डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड हो रही है भाई। जब डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड हो रही है तो उसको अमोर्टाइज भी हमने कर दिया, और बाकी लाइबिलिटी अब भी 1.5 मंथ्स की है, जिसमें से 1 साल जो है वो करंट लाइबिलिटी और और जो 6 मंथ है वो नॉन करंट। तो इसलिए इसका एक्सट्रैक्ट मैं दोबारा नहीं बना रहा, बस ये ज़हन में रखिएगा, या नोट डाउन कर लीजिएगा, द एक्सट्रैक्ट ऑफ SOFP विल नॉट चेंज। दिस इज द नेट मेथड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड अकाउंटिंग ईयर में आते हैं इसी से नीचे, तो 30 जून 2020 को क्या एंट्री पास करोगे बताइए, अब आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। ट्रेनिंग कॉस्ट को डेबिट ट्रेनिंग कॉस्ट होगी डेबिट। गुड, Cash ट्रेनिंग credit कॉस्ट डेबिट करूं और क्रेडिट किसे कर दूं जी? कैश को कैश। कितनी अमाउंट से? 150। 150,000 से। ग्रेट। अच्छा, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी जी? डेबिट सर, डेफर्ड इनकम होगी। डेफर्ड इनकम डेबिट हो जाएगी ट्रेनिंग कॉस्ट क्रेडिट जी, और ट्रेनिंग कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। अब आई थिंक आप लोग समझ गए हो ये कॉन्सेप्ट।
और इसकी अमाउंट आएगी हाउ मच 100,000 100,000। अमाउंट वही रहेगी जो हमने कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, जब इस साल का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा एसओसीआई का, तो मुझे बताइए कितनी कॉस्ट आएगी ट्रेनिंग की 30 जून 2020 में? सर 50,000 50,000, यानी 150,000 माइनस 100,000। वो मैंने नहीं अब बनाया, खुद कर दूंगा। ठीक हो गया? ये समझ आ गई बात? यस सर। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में नेट और ग्रॉस का है। लॉजिकली देखें तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि ग्रॉस वो चीज है जो आपने सेपरेट शो करनी है, ग्रॉस यानी दो अमाउंट अलग अलग चलेंगी। नेट का मतलब क्या है कि उसी में से सेट ऑफ कर देनी है, उसी में से माइनस कर दी, बस, इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब आइएगा जो असल चीज है वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। ठीक है, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसको नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने? यस सर। यस सर, कर लिया। ठीक है, डन। साथ साथ रेस करता जाऊंगा जहां जरूरत हो। अब यहां पे लिखिएगा नंबर 2, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस में हमने लॉजिक ये पढ़ा था कि आपको एक्सपेंस को मीट करने के अगेंस्ट, जो एक्सपेंस आप इनकर करोगे उसके अगेंस्ट ग्रांट मिलेगी। एसेट से मतलब है किसी एसेट को आप परचेज कर रहे हो, उस परचेज के अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है। दिस इज नॉन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। जिस तरह हमने यहां पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि इसमें दो मेथड होते हैं, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। सेम इसी तरह ये नंबर 2 था जो मैंने वन ने चेंज किया, 1 हमने ग्रॉस पढ़ा था जो रेस कर दिया हुआ है। तो इसी तरह यहां पर भी दो मेथड है। सबसे पहले ग्रॉस मेथड में आऊंगा और इसकी वर्डिंग फिर लिखिएगा इसमें सिमिलर टू दैट मेथड है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि एसेट्स है शायद थोड़ी सी वर्किंग में आपको फर्क नजर आए। ग्रॉस मेथड में लिखिएगा इन दिस मेथड the government grant received shall be credited to deferred income. पहली लाइन अब भी सेम नजर आई होगी, द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड shall be credited to deferred income and at each year end it shall be amortized. It shall be amortized. सर ये एक दफ़ा रिपीट कर दें। शुरू से यस सर, शैल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम एंड। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट शुरू से बोल देता हूं, एक दफा फिर देख लीजिएगा। द गवर्नमेंट इन दिस मैथड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड shall be credited to deferred income and at each year end it shall be amortized and credited to profit and loss over the useful life of asset.
over the useful life of asset. अब इसको चेक करें इस वर्डिंग के मुताबिक कि जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव होगी आपने सिमिलर उस ग्रांट को डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करना, कोई फर्क नहीं है जिसका पहले पढ़ा। लेकिन अब चूंकि ये एसेट से रिलेट है, जो एसेट आप खरीद रहे हो आमतौर पे ये मशीन्स वगैरह होती हैं या नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिसका बेनिफिट कई सालों तक होता है। तो अब जितने सालों जितनी यूजफुल लाइफ है हर ईयर एंड पे जाकर उतने ईयर्स में आप इसको अमोर्टाइज करते चले जाओगे, और जब अमोर्टाइज करोगे तो जितनी अमाउंट अमोर्टाइज होगी वो क्रेडिट होती जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस को। मसलन अगर एक एसेट 5 साल लाइफ है तो इसको भी 5 साल में आप अमोर्टाइज करोगे जितनी भी आपको ग्रांट रिसीव हुई है। ठीक है, इसका ये बेसिक प्रिंसिपल है। जरा इसको देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए। On 1st January 2019, अब मशीन स्पेसिफिक मशीन का वर्ड मैं लिख देता हूं, मैं पूरी वर्डिंग नहीं लिखवा रहा या लिख रहा, सिर्फ मैं बोल पूरी रहा हूं। स्पेसिफिक मशीन वाज परचेज्ड बाय अ कंपनी फॉर ₹60 million and on the same date received government grant as 60% गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिसीव कर ली। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन is 5 years (30th June) is a reporting date। हमारी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 30th जून ईच ईयर है, यानी पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 30th जून 2019 में, दूसरा खत्म होगा 30th जून 2020 में एंड सो ऑन। हाँ, हम अगेन उसी तरह 2 साल तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्डिंग के मुताबिक। पहली एंट्री क्या होगी, जरा आप लोग अब साथ दीजिएगा मेरा। पहली एंट्री क्या करोगे? सब मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट 60 million। क्योंकि पहले तो आप मशीन बाय की है ना आपने, तो पीपीई का वर्ड मैं यूज कर लेता हूं इंस्टेड ऑफ मशीन। मतलब मशीन भी गलत नहीं है, आप मशीन को भी डेबिट कर सकते हो। पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट बाय हाउ मच अमाउंट? 60 million। अब दूसरी अमाउंट, दूसरी एंट्री किस चीज की करनी है मैंने? इसी डेट को गवर्नमेंट ग्रांट की करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिसीव की है, और इस मेथड में हमने क्या पढ़ा था? एनी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम। सेम उसी तरह मैं कैश को डेबिट करूंगा और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मिली। लेकिन कितनी ग्रांट मिली है आपको? वर्डिंग के मुताबिक देखो 60%, यानी ये 60 मिलियन का 60% 36 मिलियन रुपीस हमें ग्रांट मिल गई। ठीक हो गया, ये ओके है। 30th जून ईयर एंड पे आइएगा, 30th जून 2019। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, जिस तरह नॉर्मल करते हो, क्योंकि ये एसेट डेप्रिसिएट भी तो होगा ना मशीन ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पड़ी हुई है आप लोगों ने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई क्रेडिट। बताइए किस तरह डेप्रिसिएशन निकलेगी और कितनी निकलेगी? सर 6 मिलियन आएगी, यूजफुल लाइफ में डिवाइड करेंगे 6 मंथ की। ठीक है, यानी 60 डिवाइडेड बाय 5 अगर करता हूं तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और मल्टीप्लाई 6 बाय 12 कर दूंगा तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 12 बाय को हाफ करें तो 6 आ जाएगी जी। अच्छा, जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की
साथ ही आपने इसको एमोर्टाइज करना है, और जब एमोर्टाइज करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट नजर आएगा कि डेफर्ड इनकम एट ईच ईयर एंड, द डेफर्ड इनकम शैल बी एमोर्टाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सो अब इसी तरह जब मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता हूं, एंट्री आप पढ़ चुके हो, डेफर्ड इनकम डेबिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा। और कितनी डेफर्ड इनकम एमोर्टाइज होगी जी? 3.6। 3.6। बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन करनी है जैसे डेप्रिसिएशन की थी, यानी 36 डिवाइडेड बाय 6, ये 1 साल की अमोर्टाइजेशन बनती है, लेकिन मैंने 6 मंथ की अमोर्टाइजेशन करनी है, तो ये जो आपकी अमाउंट आई थी 36 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी नॉट 6, 5, तो ये बनेगी 7.2 और मल्टीप्लाई 6 बाय 12 करोगे तो 3.60 अमाउंट आ जाएगी। तो ये दिस इज द ग्रॉस मेथड, ये उसकी मैंने एंट्रीज आपके सामने डिस्कस की। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ रोकूंगा, अटेंडेंस भी लगानी है, तो बाकी यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट वगैरह इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है ये स्टैंडर्ड, बट थोड़ा सा केयरफुली करना है।